आफ्टरनून एंड वेलकम। आज का अपना क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट्स एंड इसेंशियल ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी। इन एनवायरमेंटल लॉ, a national environmental policy act as a blueprint for how a country intends to manage its natural resources and regulate industrial growth। मतलब एनवायरमेंटल लॉ के अंदर नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करती, जो ये बताती कि कैसे एक कंट्री ने इंटेंशन रखना ताकि वो मैनेज कर सके उसका नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेगुलेट कर सके उसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इन इंडिया दिस इज प्राइमरीली guided by National Environment Policy 2006। For a student of law, the policy is understood through its object, what it wants to achieve, and its essential, the core legal principle it relies upon। मतलब अपने को इसके अंदर जो देखना है, जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए, वो है कि इस पॉलिसी से अचीव क्या करना चाहती थी इंडियन गवर्नमेंट, और इससे क्या लीगल प्रिंसिपल्स थे जिस पे ये पॉलिसी ने रिलाई करा। मतलब जिस पे ये पॉलिसी डिपेंडेंट थी वो कौन से लीगल प्रिंसिपल है वो अपन देखेंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आर डिजाइन टू बैलेंस द राइट टू डेवलपमेंट विद द राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। मतलब जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो था बैलेंस बनाना डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के बीच का। कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, तो सबसे पहला प्रिंसिपल या फिर ऑब्जेक्ट बोल लो। To protect unique ecosystems like Himalayas or Western Ghats and endangered species to maintain a biological diversity। सो कंजर्व करना ज़रूरी था क्रिटिकल इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हिमालय हो गए और वेस्टर्न घाट्स हो गए, और जो एंडेंजर्ड स्पीसीज थे उनको भी मेंटेन करना ज़रूरी था, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऑब्जेक्टिव है इस इन्वायरमेंट पॉलिसी का। उसके बाद इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, ensuring that current generation, especially the poor who depend most on the natural resources, has a fair access to clean environment। मतलब अभी की जो जनरेशन है और उन्होंने स्पेशली जो पुअर पर्सनस है वो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट, जैसे कुछ बहुत गरीब लोग हैं उनको मतलब वो फ्रूट्स ही खाते और वो भी पेड़ से तोड़ के, तो वो डिपेंडेंट हो गए नेचुरल रिसोर्सेज पर, तो उनको फेयर एक्सेस मिलना चाहिए क्लीन इन्वायरमेंट को। Intergenerational equity, managing resources so that the needs of future generations are not compromised। मतलब इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज करना ताकि जो फ्यूचर जनरेशन आए अपनी, उनकी भी नीड्स पूरी हो सके। इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंश्योरिंग दैट इन्वायरमेंटल कॉस्ट आर फैक्टर्ड इनटू द प्लानिंग ऑफ डैम्स, हाईवेज एंड फैक्ट्रीज। मतलब ये इंश्योर करना कि आपको अगर डैम या फिर हाईवे बनाना है या फिर फैक्ट्री बनाना है तो इससे इन्वायरमेंट का नुकसान ना हो, या फिर इन्वायरमेंट को मतलब मतलब इसके बदले अपने को कुछ ऐसा ना लॉस चुकाना पड़े जिससे वो फिर से भरा ना जा सके। मतलब अगर डैम बनाना था किसी जगह तो उधर का जो ये था एरिया वो डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर हाईवे बनाना था तो आजू बाजू के जो खेत थे वो मतलब डिस्ट्रॉय हो गए हाईवे के चक्कर में। सो ऐसा ना हो, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Efficiency in environmental resource use, reducing waste and promoting the circular economy, reduce reuse recycle। मतलब जो भी इन्वायरमेंटल रिसोर्स है उनकी यूज़ की इफ़िशियंसी बढ़ाना, जैसे वेस्ट कम करना, सर्कुलर इकोनॉमी जो कि 3R का प्रिंसिपल है, रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकल, इसका प्रमोशन करना वगैरह वगैरह। देन इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, इम्प्रूविंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मतलब जो ट्रांसपेरेंसी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, और जो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही बोलते हैं उसको, कि उनके पास हर सवाल का जवाब होना। अगर किधर कुछ होता है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है या फिर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, तो अगर उनको सवाल किया जाए कि भाई आप लोग तो ये कंट्रोल कर रहे थे ना, मतलब ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, फॉर एग्जांपल एक सिटी है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा, तो इनको सवाल पूछ सकते हैं अपन कि आपका काम तो था ना कि पोल्यूशन कंट्रोल करना, तो आपका ध्यान किधर था, आपने
इधर रेगुलेट क्यों नहीं करा? सो ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना और अकाउंटेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है इन इंस्टीट्यूशंस की। सो सिंपल है, अगर ये क्वेश्चन आए नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी का, तो इसके अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख लेना, ये लर्न ही करके जाओ। इसको फिर आपको मन से इलेबोरेट करते आता है। ये जो पॉइंट्स है जैसे इंटर जनरेशनल इक्विटी, कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल एनवायरमेंट रिसोर्सेज, इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, इफिशियंसी एंड इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, ये सब पॉइंट्स रट के जाओ, इसको मन से इलेबोरेट कर लेना। Essentials of environmental policy. The essentials are legal and procedural pillars that make the policy enforceable. Without this, a policy is merely a statement of intent. मतलब जो भी essentials अभी अपन देखेंगे वो लीगल है, मतलब लॉ के अंदर है, एंड प्रोसीजरल है, मतलब वो प्रोसीजर्स बताते जिससे पॉलिसी इन्फोर्स की जा सके। और इनके बिना पॉलिसी बस एक स्टेटमेंट है, मतलब एक पेपर पे लिखा हुआ सेंटेंस, अगर उसको इम्प्लीमेंट ही ना कर पाए तो किसी काम की नहीं। इसलिए इसेंशियल्स बताते कि उनको इम्प्लीमेंट कैसे करें। लीगल प्रिंसिपल्स, अ वैलिड एनवायरमेंटल पॉलिसी मस्ट बी रूटेड इन एस्टेब्लिश लीगल डॉक्ट्रिन। सो ये देखो, ये इधर फिर से रिपीट हो गया, पॉलिटर पेस प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। द पॉलिसी मस्ट इंश्योर दैट द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन इज borne बाय द पर्सन कॉजिंग इट, नॉट द टैक्स पेयर्स। मतलब पॉलिसी ये बोलती कि जो भी पॉल्यूशन का कॉस्ट है, जिसने भी वो पॉल्यूशन करा उसको ही भरना पड़ेगा, ना कि जो टैक्स पे करते कंट्री के अंदर उनको। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, टेकिंग एक्शन टू प्रिवेंट डैमेज इवन व्हेन साइंटिफिक प्रूफ ऑफ हार्म इज नॉट 100% सर्टन। मतलब प्रिकॉशन पहले ही ले लो, भले ही साइंस ये बोलता कि 100% गारंटी नहीं है कि इससे ही इन्वायरमेंट डैमेज होगा, लेकिन अपने को थोड़ी भी भनक लग रही कि इससे हो सकता, तो वो प्रिकॉशन ले लो ना। मतलब प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बाद में अगर उससे कुछ इन्वायरमेंट डैमेज होता है तो उसको अपने को भरपाई करने से अच्छा है कि पहले ही वो मत करो। देन पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, स्टेट मस्ट एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एयर वाटर फॉरेस्ट फॉर द पब्लिक। मतलब स्टेट एक ट्रस्टी की तरह काम करती और पब्लिक बेनिफिशियरी है इधर। सो इसीलिए ट्रस्टी को संभालना पड़ता नेचुरल रिसोर्सेज को फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, मतलब स्टेट को संभालना पड़ता। उसके बाद आते रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, अ मैंडेटरी प्रोसेस टू स्टडी द पोटेंशियल डैमेज ऑफ अ प्रोजेक्ट बिफोर इट इज़ ग्रांटेड परमिशन। मतलब ये एक मैंडेटरी है, ज़रूरी प्रोसेस है, ताकि इससे स्टडी हो पाए जो भी पोटेंशियल डैमेज हुआ, अगर कोई प्रोजेक्ट बनना है तो उसको परमिशन देने से पहले ये असेसमेंट कर लेती। देन स्टैंडर्ड सेटिंग, डिफाइनिंग सेफ लेवल्स फॉर एयर क्वालिटी, वाटर प्योरिटी एंड नॉइस लेवल्स। मतलब एयर क्वालिटी के क्या ये रहेंगे लेवल्स, उसके बाद वाटर प्योरिटी के लेवल्स और नॉइस के लेवल्स, डेसिबल्स में रहते नॉइस के, तो अपन ने देखा है नॉइस पोल्यूशन में। Public participation. Modern environmental policy is not top down. It must include public hearings, access to justice, allowing local communities to voice concerns about project in their area. मतलब पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा होगा तो उन एरिया की जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनकी आवाज़ सुनना इस ज़रूरी है प्रोजेक्ट बनने से पहले, कि उनका क्या कहना है, अगर उनको मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे क्या ये प्रोजेक्ट की वजह से, या फिर उनके लिए अच्छा है क्या ये प्रोजेक्ट, ये उनसे ही सुनना इम्पॉर्टेंट है। एक्सेस टू जस्टिस, इंश्योरिंग सिटीजन्स कैन अप्रोच द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT इफ़ द पॉलिसी इज़ वायलेटेड। मतलब ये भी इंश्योर करना कि जो भी सिटीजन्स है वो अप्रोच कर सके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अगर पॉलिसी का वायलेशन होता है तो। द 2006 पॉलिसी इंडिया, in India, the National Environment Policy 2006 was the first to formally recognize that environmental protection and development are not mutually exclusive. उसके बाद the command and control approach, just making laws and punishing, should be supplemented by market-based incentives rewarding green companies. मतलब 2006 की जो पॉलिसी थी उसने फॉर्मली रिकॉग्नाइज करा कि इन्वायरमेंटल का मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट आर म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव। मतलब वो साथ साथ में नहीं हो सकती, वो डिफरेंट है। अगर डेवलपमेंट करना है तो इन्वायरमेंट को हार्म होगा, ऐसा उनका कहना था। उसके बाद कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच, उन्होंने क्या करा, सिर्फ लॉज एंड पनिश करके, मतलब लॉ बना के और पनिश करके
सप्लीमेंटेड बाय मार्केट बेस्ड इंसेंटिव्स रिवॉर्डिंग ग्रीन कंपनीज। हाँ, तो उन्होंने क्या करा कि कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच का इस्तेमाल करा। जैसे लॉ बनाया और अगर उनको कोई तोड़ता है तो उनको पनिश किया जाएगा। और उन्होंने रिवॉर्ड करना चालू करा जो ग्रीन कंपनीज है, जो पोल्यूशन फ्री कंपनीज है, मतलब जो विदाउट पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं और उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं ऐसे। तो इस प्रकार ये इनकरेजमेंट मिला दूसरे इंडस्ट्रीज को भी कि अपन भी ग्रीन थीम ट्राई करते हैं जिससे पोल्यूशन ना हो ऐसा, फिर अपने को भी रिवॉर्ड्स वगैरह मिलेंगे ऐसा। समरी, ऑब्जेक्ट क्या थे? बैलेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी, फेयरनेस। इसेंशियल क्या थे? लीगल प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी, पॉल्यूटर पेस एंड प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, जैसे एनवायरमेंटल असेसमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन। स्टेटस, इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर द जुडिशियरी, कोर्ट एंड लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट when मेकिंग और इंटरप्रिटिंग एनवायरमेंटल लॉस। सो बस अगर एक क्वेश्चन आए नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख लेना ये सब, उसके बाद इसेंशियल्स लिख लेना, लीगल प्रिंसिपल्स, रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, फिर उसके अंदर के ये पॉइंट लिख लेना। एंड ये लिख लेना कि क्या अच्छा था उसके अंदर जिसकी वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा पॉलिसी का।